हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। सबसे पहले देखिए, एक बड़ी दुखद घटना और ऐसी चीज़ें जो है ना, मतलब सुबह सुबह पढ़ के बड़ी नेगेटिविटी फैलाती है। आप ये देखिए, बंगाल मॉनिटर लिजर्ड अलीगली गैंग रेप्ड इन महाराष्ट्र फॉरेस्ट, फोर हेल्ड। मतलब आप इंसान का दिमाग देखिए, इंसान की हिम्मत देखिए और कहाँ पे हमारी सोसाइटी जा रही है ना। ये सब न्यूज़ पढ़ के मतलब कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, आक्रोश आता है। खैर, आप लोगों को मुझे लगा इसको शेयर करना चाहिए, थोड़ा सा आपको बताना चाहिए। शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन की। एंड आज मैं स्टूडियो नहीं जा पाया हूँ, इसीलिए क्लास जो है वो विदाउट स्टूडियो से हो रही है, तो आपको मैं शायद नज़र नहीं आऊँगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, जो कि क्लैट, एलेट, डी यू एल एल बी, एल एल एम, एन एल एस सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लैट पॉइंट ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डी यू एल एल बी, एन एल एस सेट, एलेट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज एज वेल एज मॉक्स। जो लोग भी 2022 में पेपर में बैठने वाले हैं ना, इनमें से किसी भी एग्जाम में भैया मॉक्स परचेज कर लो, हमारे नहीं करो, कहीं और के कर लो, जिसका मन करे कर लो, बट मॉक्स दिए बिना एग्जाम में मत जाना। यूएसएसआर से हमने क्या उठाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज बैग ऑफ बोरोइंग्स, तो यूएसएसआर से हमने क्या लिया है। अभी यहाँ पे देखो, एडिटोरियल में जो है ना, एक एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, बीजिंग्स मूव इंडियाज टर्न। ये इंडिया चाइना के रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल आया है। बाकी तो फर्जी आर्टिकल है, हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का दिन जो है वो बी आर अम्बेडकर साहब जी के लिए है, तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ही वॉज नोन एज इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। पूरा नाम है इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। बहुत ही देश के हमारे पॉपुलर लीडर थे, वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, फिलोसफर थे, राइटर थे, इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉलर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। हिंदू महार कास्ट के ये बिलोंग करते थे, जिसको उस समय के जो अपर कास्ट थे वो अनटचेबल्स की तरह देखते थे। काफ़ी ज़्यादा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। आर्टिकल 32 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जो जुडिशियल प्रोटेक्शन आप लोगों को देता है, जब भी आपका कोई फंडामेंटल राइट होता है, आप रिट फाइल करते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंड हाई कोर्ट में 226 के अंदर, तो जो रिट्स होती हैं वो आप आर्टिकल 32 से फाइल करते हो। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट कहा था। ऐसा बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस मैंने देखा हुआ है, मैं जुडिशरी के जो प्रीलिम्स होते हैं उनमें देखा हुआ है, क्लैट के पेपर में पहले आ जाते थे इस तरीके के क्वेश्चंस। और सभी मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं आपके लॉ एंट्रेंस टेस्ट, वहां पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट किसने कहा था, तो बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था आर्टिकल 32 को। ही सपोज अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने ये कहा था कि चलिए स्टेट को पावर देनी चाहिए, लेकिन इन दी एंड सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल सेंट्रल होना चाहिए, तो उसी को इन्होंने सपोर्ट किया था। इसके बाद थोड़ी सी और भी चीज़ इनके बारे में जान लेते हैं। इन 1923 उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो है, इसकी स्थापना करी थी, जिसको आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मेन काम ये था कि एजुकेशन एंड कल्चर अमोंग्स द डाउन ट्रोडन कम्युनिटी तक पहुंचाना। जो कम्युनिटी जो दबी हुई थी, जिसको दबाया जा रहा था, उन तक पहुंचाना। टेम्पल एंट्री मूवमेंट लॉन्च किया था अम्बेडकर साहब ने 1930 में एट कालाराम टेम्पल नासिक। अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 से लेके 32। तो ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करी थी लंदन में। और 1932 में गांधी जी और इनके बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मसला है, थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो, पूना पैक्ट क्या था। बात ये हुई थी ना कि अंग्रेजों ने जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट किया था हिंदू मुस्लिम्स के अंदर, उस तरीके से वो हिंदुओं में भी कास्ट डिवाइडेशन लाना चाह रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि भैया जो आपकी SC ST कम्युनिटी है, इनके लिए अलग से वोटिंग होगी सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू, और जो बची हुई कम्युनिटी है हिंदुओं में, उनके लिए अलग होगी। लेकिन गांधी जी को ये चीज़ पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा कि ये तो भेदभाव बढ़ा रहा है। तो गांधी जी ने इसके जगह जो एक ऑप्शन रखा ना कि SC ST कम्युनिटी को अगर आपको रखना ही है कि हाँ उनको भी सीट्स मिलें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, या जो भी वो जहाँ के मेंबर हो वहाँ के अंदर, तो आप ना सीट्स रिजर्व कर दो, आप रिजर्वेशन ले आओ। लेकिन आप ये मत करो कि भैया सिर्फ SC ST कम्युनिटी SC ST को वोट देगा। जो कम्युनल इलेक्टोरेट लाए थे 2019 में हिंदू मुस्लिम्स के लिए, उस तरीके की चीज़ें ना करी जाएं। तो अम्बेडकर साहब जी जो हैं, फिर उनके बीच में और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था यरवदा जेल में, जिसमें गांधी जी की बात को अम्बेडकर साहब ने सुना था, माना था। 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने इंडियंस को कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है नाजिम्स को हराने के लिए आप ज्वाइन करिए। और अक्टूबर 14, 1956 में ही इम्ब्रेस बुद्धिज्म अलॉन्ग विथ मैनी ऑफ हिज फॉलोअर।
द सेम ईयर ही कंप्लीटेड हिज लास्ट राइटिंग बुद्धा एंड हिज धर्मा। 1990 में बी आर अम्बेडकर साहब और बिस्टोड विद भारत रत्न। तो ये कुछ हमने बी आर अम्बेडकर बाबा साहब के बारे में कुछ जानने को हमें मिला, एंड आई होप आप भी इससे कुछ सीखेंगे। ये एग्जाम्स में भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब ना आज का जो एडिटोरियल है हमारा उसको डिस्कस करते हैं। बीजिंग्स मूव इंडिया टर्निंग, क्या एडिटोरियल कहने की कोशिश कर रहा है। देखो मामला ये है ना कि अभी कुछ समय पहले आपको पता है कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, वो भारत विजिट करने के लिए आते हैं, और अभी उसमें हमने ये भी देखा कि यूएस के भी डिप्टी एडवाइज़र जो हैं वो इंडिया आए हुए हैं। तो अभी एक नया पूरा डायनामिक्स तैयार हो रहा है। तो चलो थोड़ा इसको समझते हैं क्या मामला है पूरा का पूरा। तो देखिए अभी इंडिया के अंदर ना सिर्फ चाइना और यूएस की बात नहीं है, वर्ल्ड के बहुत सारे देश के लोग जो हैं वो विजिट कर रहे हैं, उनके लीडर्स जो हैं विजिट कर रहे हैं। तो इंडिया का रोल जो है ना अब सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है पूरे विश्व में। ये दिख रहा है, अलग अलग लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं कि चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो उनकी बात सुने और उनके तरफ आ जाए। इंडिया जो है ना देखिए क्वाड का पार्टनर है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। लेकिन क्वाड के जो तीनों कंट्रीज है ना उनका रशिया के मसले पे, रशिया के अगेंस्ट में अपना स्टैंड है, लेकिन भारत ने अपना इनसे अलग मुद्दा रख रखा है। तो ये जो है ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि चाइना को जो यहाँ पे दिख रहा है ना, उनको ये चीज़ नजर आई कि भारत जो है वो दब नहीं रहा है यूएस से, जबकि यूएस जो है एक तरफ चाह रहा है कि भारत जो है उनकी बात माने। देखो यूएस में काफ़ी सारे जानकार जो है ना वो ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो उनके साथ में आ जाए, और काफ़ी सारे यूएस के जो जानकार हैं वो समय समय पे कहते हैं कि यूएस को इंडिया पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो अपने तरीके से चलता है। पर यूएस ने भारत को भी थ्रेटन करने की भी कोशिश करी है। दलवीर जो आए थे, दलवीर सिंह जी डिप्टी एडवाइज़र, तो मैंने आपको बताया तो उन्होंने किस तरीके से एलएसी का एग्जाम्पल दे दिया था। चाइना को देखो अब लग रहा है कि क्वाड से अलग चल रहा है इंडिया, तो इसको क्वाड से निकाल दिया जाए और एक नया ऑर्डर तैयार किया जाए, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चाइना से कुछ भी चीज़ डील करी जाए ना, उसमें सबसे बड़ा मामला फंस जाता है एलएसी का। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, दैट इज़ अ विजुअरी लाइन, मतलब ये कोई फिक्स लाइन नहीं, जैसे एलओसी जो पाकिस्तान इंडिया के बीच की लाइन है ना, वो दोनों कंट्री के द्वारा एक्सेप्टेड है। बट एलएसी में हम कुछ अपना मानते हैं, चाइना अपना क्लेम करता है। तो एलएसी में 7 पॉइंट्स में दिक्कत थी, लेकिन अब 3 पॉइंट्स पे आके दिक्कत खत्म हो चुकी है, मतलब 3 पॉइंट्स में बची है, बाकी में सॉर्ट आउट हुआ है। इवन भारत ने यह तक कह दिया है कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 था, आप वहां पे अपनी पेट्रोलिंग रोक दो, हम देप्सांग एंड एमचौक से अपनी सेना हटा लेंगे, क्योंकि वो पहले से ही डिस्प्यूटेड थे। तो इस तरीके की बातें भारत ने बोली, लेकिन चाइना जो है वो ज़्यादा कुछ सुनने के लिए तैयार है नहीं। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, एक सिग्नल देखा जाए तो प्रेजेंट गवर्नमेंट देखो जो चाइना है ना, इसके अगेंस्ट में ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही है। देखिए जब पहली बार चाइना ने बॉर्डर पे तलबली मचाई थी, या फिर आप कह सकते हो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करी थी अभी, तो उस समय ना प्रेजेंट गवर्नमेंट ने खुद से कुछ नहीं बोला था। जब थोड़ा सा मामला मीडिया में आ गया था, उसके बाद यहाँ पे सामने खबर आई थी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपने किसी भी स्पीच में कहीं भी चाइना का ये जो बॉर्डर पे प्रेशर है भारत के प्रति, वो जिक्र तक नहीं किया है। तो ये सब एक चीज़ दिख रही है कि भारत जो है, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो चाइना के बारे में बोलने से पहले सोच रही है, क्योंकि वो चाइना से रिलेशन अच्छा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन चाइना जो है ना वो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहा है, उसको कुछ मतलब ही नहीं है, वो नहीं देख रहा है कि भारत कोशिश कर रहा है आपसे रिलेशन अच्छे करने की। भाई देखो चाइना रशिया इंडिया के बीच में इतनी प्रॉब्लम है, हम मेड इन इंडिया बोलते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट हटाने की बात करते हैं, इन सब के बावजूद भी $125 बिलियन 2021 में ट्रेड हो गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें भारत ने किया है। आप समझो भारत का ही ज़्यादा होता है, चाइना तो कुछ खरीदता भी नहीं है हमसे, हम ही ज़्यादा खरीदते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का भारत जो है वो सबसे बड़ा रिसिपेंट है, हम सबसे ज़्यादा यहाँ से लोन उठाते हैं। इसके अलावा चाइनाज क्लैम्प डाउन इन हांगकॉन्ग जो है, या फिर चाइना जो है वो अपने जुआंग रीजन के अंदर जो है जो मुस्लिम्स के साथ दिक्कत करता है, तो वो भी भारत जो है इन मसलों पर भी कभी कुछ नहीं बोलता। जैसे हांगकॉन्ग में आपको पता है चाइना कितना ह्यूमन राइट वायलेशन करता है, और जिंगजांग रीजन में उगर्स मुस्लिम्स के साथ जो ये करता है ह्यूमन राइट वायलेशन, भारत ने कभी इनको क्रिटिसाइज नहीं किया। पर भारत क्या पता इसलिए भी ना करता हो कि भारत करेगा तो फिर वो कश्मीर मुद्दे पे बोलेंगे। तो ये सारा एक डायनेमिक्स है, लेकिन चाइना जो है इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है, उसको अपने हिसाब से वो कर रहा है। लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट है वो चाइना से पंगे लेने से थोड़ा सा तो हिचकिचा रही है, जो कि कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे इस तरीके की स्टेटमेंट्स नहीं दी जाती है। वहीं यूएस में कुछ लोगों का मानना है कि चाइना जो है ना वो इंडिया यूएस के बीच में ऐसे ग्लू की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यूएस का चाइना से बन नहीं रहा है और इंडिया की भी चाइना से नहीं बन रही है, तो इंडिया एंड यूएस जो है वो साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए चाइना जो है ना वो एक नया दिमाग लगा के बैठा हुआ है कि भारत जो है वो क्वाड छोड़ दे और G2 बनाए एशिया के अंदर, जिसमें इंडिया एंड चाइना हो और ये लीड करें और बाकी कंट्रीज इनके इर्द गिर्द घूमें। इसके अलावा साउथ एशिया में चाइना इंडिया प्लस बनाए, तो इसमें प्लस से मतलब जो है वो कहीं ना कहीं रशिया एंड अदर कंट्रीज से है।
तो ये कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट चाइना लेके घूम रहा है कि भारत इस तरीके की चीज़ें इनके साथ करे, और ये था ये पूरा मसला। इसके अलावा देखिए अभी जो यूएस है वो कहीं जाए तो भारत के साथ रिलेशन तो अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे मामलों में इंडिया एंड यूएस के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है, जो कि लगता नहीं है कि सही समय पे अभी ख़त्म हो पाएगा। तो भारत का जो अब फॉरेन पॉलिसी रहती है हमेशा से वो ये रहती है नॉन अलाइन, कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से हर किसी से रहते हैं, हम सबसे रिलेशन मेंटेन करते हैं, और आगे भी शायद यही रहेगा। तो यही यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है। नेपाल में देखो फॉरेक्स रिजर्व घट रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व घटे थे अभी श्रीलंका में, तो आपने वहाँ की हालत देखी थी। फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं गाइस, मैंने आपको बताया था कि आप फॉरेन करेंसीज को अपने आप पे जो रखते हो उसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। फॉरेक्स रिजर्व जो है वो घटने का सबसे बड़ा कारण होता है कि जब आप इंपोर्ट खूब सारा कर लो और कुछ बेच ना पाओ। जब आप सामान बाहर से खरीदोगे तो आप फॉरेन करेंसीज यूज़ करोगे, डॉलर खर्च करोगे, पर जब आप कुछ बेच ही नहीं पा रहे हो तो आपको डॉलर मिलेगा ही नहीं, तो ये मसला फंस जाता है। इंडिया टू ग्रो एट 8% ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है, तो ये एक नया आंकड़ा वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 8% से ग्रो हो सकती है। तो दिस इज़ इट गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आज का सेशन जो है ज़्यादा कुछ था नहीं डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।